कर देता हूँ। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, बेसिक डिस्कस किया था, मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। मोल का एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, ठीक है। मास ऑफ गिवन एलिमेंट डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। और इसमें मैंने कुछ रिलेशन बताया था कि एएमयू और ग्राम में क्या रिलेशन होता है। तो 1 एएमयू इक्वल टू क्या होता है, 1/n ग्राम होता है, ठीक है। तो बहुत बेसिक बातें डिस्कस हुई थी। उसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे आज। नेक्स्ट टॉपिक देखो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक मास और तीन तरह के हम लोग मासेस पढ़ेंगे। जैसे एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसी को कवर करेंगे। तो राइट डाउन द हेडिंग एटॉमिक मास। देखो एटॉमिक मास का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास ये एटम का मास होता है, ठीक है। एटम के मास को ही एटॉमिक मास बोलते हैं। लेकिन कितने एटम का मास होता है अगर ये पूछा जाए तो बोलते हैं कि एक एटम का जो मास होता है, किसी भी एलिमेंट के एक सिंगल एटम का जो मास होता है उसे ही हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं। तो इसकी सिंपल सी डिफिनेशन है, लिख लो आप लोग। मास ऑफ एन एटम, mass of an atom of an element. Mass of an atom of an element is known as, is called atomic mass, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट के एक एटम का जो मास होता है बेटा, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। अच्छा एक एटम, आप समझ पा रहे हो कि एक एटम कितना छोटा होता होगा। क्या हम लोग किसी भी एलिमेंट के एक एटम को देख सकते हैं डायरेक्टली, नो है ना। तो एटम जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं। एटम को हम लोग डायरेक्ट आई नेक द आई से नहीं देख सकते हैं, है ना। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प चाहिए, वो भी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। तो इतने छोटे एटम का मास की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक एलिमेंट का एक एटम बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। और जैसे मैं स्क्रीन में एक डॉट बना रहा हूँ, तो इस डॉट में भी ना जाने कितने एटम होंगे। मतलब इसमें भी एवोगैड्रो के नंबर में रिस्पेक्ट में ही एटम होंगे। मतलब एटम बहुत छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है। और उसके मास का कैलकुलेशन करना एक डिफिकल्ट टास्क है अपने आप में, है ना। तो बोलते हैं कि इसको मास को हम लोग एएमयू में एक्सप्रेस करते हैं। मास की सबसे छोटी यूनिट हम लोग ने कल पढ़ी थी लास्ट क्लास में। मास की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, एएमयू होती है ना। तो एटॉमिक मास को हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं, एएमयू में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है तो आप बोल दीजिएगा एएमयू, ठीक है। एएमयू या फिर ओनली यू भी बोल सकते हो। एएमयू बोलो या इसके लिए यू सिंबल भी दिया जाता है। एएमयू को यू से भी एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अच्छा फिर जैसे हम लोग एग्जाम्पल पे बात कर रहे हैं जरा कि एटॉमिक मास ऑफ C12 आइसोटोप। जैसे कार्बन का ये वाला आइसोटोप ले लिया मैंने C12। कार्बन का सबसे स्टेबल आइसोटोप यही होता है ना। तो कार्बन का जो ये वाला आइसोटोप है C12 आइसोटोप, अगर इसका मुझे एटॉमिक मास बताना है तो कोई बता सकता है कितना होगा ये, 12 बताओ भाई। 12 12 AMU है ना, 12 am 12 12 AMU, am ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो कार्बन के एक एटम का जो मास होता है वो होता है 12 AMU, ठीक है। कितना होता है, 12 AMU होता है। अब इसमें छोटा सा एक पॉइंट छुपा हुआ है, उसको मैं चलो क्लियर कर देता हूँ कि जैसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया 12 AMU, तो सर ये कैसे आया है ना, आपके मन में आ रहा होगा कि ये कैसे आया था, ठीक है। तो देखो उसको बिल्कुल मैं बिल्कुल जीरो से आपको समझा देता हूँ। देखो
कार्बन का अगर ये वाला आइसोटोप है 12 वाला, ठीक है, तो देखो किसी एलिमेंट के सिंबल को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो इस तरह से लिखते हैं। जैसे मैंने कार्बन का सिंबल C यूज किया और इसके सब स्क्रिप्ट में 6 लिख दिया और इसके सुपर स्क्रिप्ट में क्या लिख दिया, 12 लिख दिया, है ना। अच्छा, ये आपको पता है कि एलिमेंट के सब स्क्रिप्ट में जो नंबर होता है वो क्या होता है? सर एटॉमिक नंबर। Atomic number. एटॉमिक नंबर होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, एटॉमिक नंबर। इसको आप जनरल वे में ले सकते हो। एक्स मान लो कोई एलिमेंट है और उसके सब स्क्रिप्ट में Z। कुछ लिखा हुआ है ना, जेड, तो एटॉमिक नंबर को जनरली जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और जो Atomic सुपर mass। स्क्रिप्ट में नंबर होता है, एटॉमिक हाँ, मास। उसको एटॉमिक मास या उसको मास नंबर बोलो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उसको एटॉमिक मास भी बोलते हैं, लेकिन मास नंबर थोड़ा ज्यादा करेक्ट है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर में। एटॉमिक नंबर और मास नंबर में डिफरेंस होता है ना। ये माइक किसी का ऑन है क्या? अंशी यादव, अच्छा, तो ठीक सर है, अभी नेटवर्क अभी मैं लीव कर रहा हूँ, अभी से 2-3 मिनट में ज्वाइन कर रहा हूँ दोबारा से। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो एटॉमिक नंबर इसका 6 है कार्बन का, और मास नंबर कितना है? 12 है, ठीक है। तो इसका मतलब भी हमें पता होना चाहिए, जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के ही बराबर होता है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और वैसे अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, अगर उस मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है तो उस पे, वो अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर वो कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे जो एटॉमिक नंबर होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन के तो इक्वल होता ही है, और इलेक्ट्रॉन के भी इक्वल हो जाता है, ठीक है। और जो मास नंबर होता है, देखो मास नंबर में अगर एटॉमिक नंबर का डिफरेंस करते हैं तो हमें न्यूट्रॉन्स का नंबर मिल जाता है। किसका नंबर मिल जाता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। तो इसको आप A माइनस जेड लिख सकते हो, मीन्स मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो मास नंबर में एटॉमिक नंबर अगर माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएंगे? न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। अब देखो यही लॉजिक लगाते हुए अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन में बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं कार्बन के एक एटम में? So 6. सर 6। बिल्कुल सही, कार्बन के एक एटम में 6 प्रोटॉन है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6. सर 6। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होंगे क्योंकि अभी तो ये न्यूट्रल ही है? और न्यूट्रॉन कितने होंगे? 6. न्यूट्रॉन भी 6 ही 6। होंगे, ठीक है। तो मैंने अलग अलग तीनों, जो एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, मैंने वो तीनों फंडामेंटल पार्टिकल कैलकुलेट कर लिए। अब इसमें एटम के बारे में आपको इतना पता होगा कि एटम में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो उसके न्यूक्लियस का पार्ट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस सेल में होते हैं, है ना। पता है कि नहीं पता है सभी को? Yes, sir. Yes. तो कार्बन के एक एटम में आप देखोगे तो 6 प्रोटॉन होंगे उसके न्यूक्लियस में, प्लस 6 न्यूट्रॉन भी होंगे, और उसकी जो वैलेंस सेल होंगी, है ना, वैसे तो कई सारी सेल होंगी, तो उन सभी सेल में टोटल अगर बोला जाए मिला के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे। टोटल उसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। 6. तो देखो, हाँ, है ना। अब देखो अगर हम लोग ये बोलें कि हम यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एटम का ही तो मास निकाल रहे हैं, है ना। तो एक एटम का जो मास होगा, अब एटम किससे मिलके बना हुआ है? एटम इन फंडामेंटल पार्टिकल से ही तो मिलके बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो अगर इन फंडामेंटल पार्टिकल्स का मास हम लोग निकाल लें और उसका सम कर दें तो वही तो पूरे एटम का मास हो जाएगा, Yes, sir. है ना। जैसे फॉर Yes, एग्जांपल sir। की, जैसे
आपके हाथों में कोई ना कोई पेन जरूर होगा। अब उस पेन में एक कैप होगी, अगर उस पेन का पोस्टमार्टम किया जाए तो उसका एक कैप अलग हो जाएगा, ठीक है, कैप अलग कर दो। उसको ओपन करोगे तो बीच में हो सकता है कि बीच में रिफिल वगैरह कुछ पड़ी हो, उसको निकाल के हटा दो, है ना। तो ऐसे आप उसको 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दो, उसका कैप अलग कर दो, रिफिल अलग कर दो, जो बाकी जो 2 हिस्से बचे वो अलग हो गए, और सबका मास अगर अलग अलग काउंट करके ऐड कर दो तो वो पूरे पेन के मास की तो बराबर होगा, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर हमें इस एटम कार्बन के इस एटम का मुझे मास निकालना है तो वो हम लोग बोल सकते हैं मास ऑफ C12 एटम ये बराबर हो जाएगा 6 इंटू, देखो ऐसे में लिख रहा हूँ, 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन इसमें 6 है ना, तो 6 प्रोटॉन का मास मैं ले लूं, प्लस क्या कर दूं 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इन 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन का जो टोटल मास होगा वही तो पूरे एटम के मास के बराबर होगा, Yes, sir. है ना। क्योंकि एटम का पोस्टमार्टम करेंगे तो हमें यही तो पार्टिकल मिलेंगे ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, है ना। बोलो भाई। Yes, sir. अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, तो इसमें अब देखो, अब मैं आपको इनके मास बता देता हूँ, ये आप लोग नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिएगा। प्रोटॉन का जो मास होता है, एक प्रोटॉन, एक सिंगल प्रोटॉन का जो मास होता है 1.6725 इंटू 10⁻⁴, अगर ग्राम में बोले तो कितना होगा -24 ग्राम। किलोग्राम में 27 होता है, ग्राम में 24 हो जाता है, हम लोग ग्राम में ही लिख रहे हैं ना। अच्छा, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ही ज्यादा होता है, अगर एक्यूरेट लिखूं तो इतना होता है 1.6748 इंटू 10⁻⁻24। आप इस दोनों डेटा को देखिए तो आपको लगेगा कि अप्रोक्सीमेटली सेम है, क्योंकि देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक तो सेम ही है, उसके बाद 25 की जगह 48 है, बाकी 10 की पावर भी सेम है ना। तो केमिस्ट्री में, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में अगर किसी नंबर में डेसिमल के सेकंड प्लेस के आगे अगर कोई नंबर डिफर कर रहा है तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं माना जाता है। डेसिमल के थर्ड या फोर्थ प्लेस पे अगर नंबर डिफर कर रहा है तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। इतने स्मॉल डिफरेंस को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर लेते हैं। और न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में हम लोग उस क्वांटिटी को अप्रोक्सीमेटली सेम मान लेते हैं। तो यहाँ से एक बात हमें ये समझ में आई कि हम लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री में, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को अप्रोक्सीमेटली क्या मान के चलना है, सेम मान के चलना है, ठीक है। क्योंकि बहुत ही कम डिफरेंस है, न्यूट्रॉन का मास बहुत थोड़ा सा ही ज्यादा होता है और नेग्लिजिबली अमाउंट ज्यादा होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है कितना 9.1 इंटू 10⁻⁻28, ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास से कम है कि ज्यादा है। ज्यादा है। कम कम है। ज्यादा है, कम है, कम कम है। कम है बेटा, 10 की पावर में पहले देखा करो आप, कभी भी कोई नंबर 10 की पावर में लिखे हो, कंपेयर करना हो कौन छोटा है कौन बड़ा है, पहले आप आगे वाला नंबर मत देखो, पहले आगे वाला नंबर मत देखो, पहले 10 की पावर देखो। तो ये 10 की पावर -28 है और ये -24, -28 तो -24 से तो कम ही होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के मास के रिस्पेक्ट में बहुत कम है। अच्छा, बहुत कम इसलिए कह रहा हूँ कि देखो, इसको आप समझो इस बात को, मतलब बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच मच लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, काफी कम होता है। इतना कम होता है कि अगर हम लोग प्रोटॉन के मास में इलेक्ट्रॉन का मास ऐड करें तो कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं नजर आएगा, ठीक है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, उस बात को थोड़ा समझिए कि जैसे ये नंबर है 10 की पावर, आप इसमें आगे वाले नंबर एक सेकंड इग्नोर कर दो, क्योंकि आगे वाले नंबर से इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप केवल 10 की पावर में देखो, जैसे प्रोटॉन या न्यूट्रॉन मास में 10 की पावर में -24 है और इसमें 10⁻⁻28 है, ठीक है। तो अगर मैं 10 की पावर में पूछूं तो 10 की पावर में कितना डिफरेंस है, केवल 10 की पावर में बोलूं
-4 -4 का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस कुछ इस तरह का है कि जैसे प्रोटॉन के मास को मैं 1 यूनिट मान लूं, समझना मेरी बात। प्रोटॉन के मास को अगर मैं 1 मान लूं, एज्यूम कर लूं 1 यूनिट, तो इलेक्ट्रॉन का मास उसके रिस्पेक्ट में 10⁻⁴ यूनिट का हो जाएगा। रिस्पेक्टिव बात कर रहा हूँ कि इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि इन दोनों नंबर में भी देखा जाए तो कितने का डिफरेंस है, 1 और 10, 1 को 10⁻0 भी लिख सकते हैं ना, तो 1 को 10⁻0 लिख दो, इन दोनों में भी तो 10⁻⁴ का ही तो डिफरेंस है ना। और अब आप ये बात समझ सकते हो कि 1 में 10⁻⁴, 10⁻⁴ मतलब 0.001 है ना। इतना छोटा नंबर अगर ऐड करोगे भी तो रिजल्ट कितना आएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 1.001 आएगा। 1.000, 3 बार 0 फिर 1, ठीक है। तो ये नंबर जो मैंने 1 में 0.001 ऐड कर रहा हूँ, है ना, क्या आपको बहुत शर्म नहीं महसूस हो रही इतना छोटा नंबर 1 में ऐड करने में? क्योंकि ये आंसर देखो तो 1 के बाद 3 बार तो 0 फिर 1 है, ये मोटा मोटा 1 के ही तो बराबर आ रहा है। 1 से बहुत थोड़ा सा ही तो ज्यादा है, इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग 1 ही तो मान सकते हैं। बोलो भाई, है ना। तो इससे एक बात समझ में आई कि इससे अच्छा तो हम इसको ऐड ही ना करते, जब हमने लास्ट में इसको 1 ही मान ही लिया, है ना, क्योंकि ये नंबर इतना छोटा था 1 के रिस्पेक्ट में। तो वी कैन नेग्लेक्ट दिस नंबर, वी कैन नेग्लेक्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा ये लॉजिक ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के रिस्पेक्ट में 10⁻⁴ ऑर्डर से कम होता है। इसलिए अच्छा, ये आपको मैं एक जनरल बात भी बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में जब भी ऐसा कोई कैलकुलेशन है 1 में 10⁻³ ऐड हो रहा हो, या 10⁻⁴, मतलब 10⁻² से कोई छोटा नंबर ऐड हो रहा हो, तो उसको आप इग्नोर कर दीजिए, है ना। समझे मेरी बात। 1 में अगर 10⁻³ ऐड हो रहा हो, 10⁻⁴ ऐड कर रहा हो, इससे कोई भी छोटा नंबर ऐड हो रहा है, तो ये बेटा सब नेग्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो डिफरेंस आएगा वो डेसिमल की 3rd डिजिट या 4th डिजिट में आता हुआ दिखाई देगा, जो कि बहुत ही स्मॉल होगा, ठीक है। तो इससे एक बात आपको यहाँ पे ये समझ में आई कि ये जो हम लोग एटम का मास निकाल रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन का मास ऐड करना नेसेसरी नहीं है, या ये इनसिग्निफिकेंट है। इलेक्ट्रॉन का मास बेटा इतना कम होता है प्रोटॉन से कि ऐड करने में कोई सिग्निफिकेंटली फर्क नहीं दिखाई देगा, ठीक है। मतलब एटम के मास में कोई सिग्निफिकेंटली चेंजेस नहीं दिखाई देंगे, तो हम लोग उसको इग्नोर कर देंगे। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास क्या है, बराबर है, तो इनको बराबर ले लो। इनको अगर प्रोटॉन के मास को भी न्यूट्रॉन के मास को भी प्रोटॉन के मास के बराबर ले लो, तो ये कितना आ गया, 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। 12 इंटू क्या आ गया, मास ऑफ प्रोटॉन, है ना। न्यूट्रॉन के मास को भी मैंने किसके बराबर मान लिया, प्रोटॉन के मास। तो इसका मतलब कार्बन का जो एक एटम का मास है वो प्रोटॉन के मास का कितने टाइम्स है, प्रोटॉन के मास का 12 टाइम्स है। और एक बड़ी सुंदर बात बताता हूँ, देखो ये जो प्रोटॉन का मास देख रहे हो, अगर इसकी वैल्यू देखो कितना है, 1.6725 1024, बेटा यही तो 1 AMU आया था लास्ट क्लास में। देखो 1 AMU की वैल्यू इतनी ही तो थी, 1.6725, है ना। वहां पे मैंने एक लाइन लिखी थी मास ऑफ 1 प्रोटॉन, लेकिन ये मैंने बोला था कि ये नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा तुम लोगों को। तो ये अब समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये जो नंबर है, मतलब एक AMU में जितने ग्राम होते हैं वो इनडायरेक्टली वो प्रोटॉन के मास के ही बराबर होते हैं, ठीक है ना बेटा। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो ये एक प्रोटॉन का जो मास है, इसको मैं अगली लाइन में क्या लिख सकता हूँ, 1 AMU लिख सकता हूँ कि नहीं। यस इसका मतलब कार्बन के एक एटम का जो मास आ रहा है वो 12 या वो 12 AMU भी तो आ रहा है, ठीक है ना। तो ये एक चीज हमने आपको बताई है, और इसको हम लोग आगे डायरेक्टली यूज करेंगे। देखो इतना पूरा बताने का मतलब ही यही है कि आगे कभी भी एटॉमिक मास वगैरह हम लोग लिखेंगे तो हम लोग को ये सब दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। ये बस एक बार हम लोग समझ लेंगे, तो इससे हमें एक रिजल्ट मिल गया कि कार्बन का जो 12 वाला
वाला आइसोटोप है, ठीक है, कार्बन का जो 12 वाला आइसोटोप है, अच्छा पावर में 12 लिख लो, 16 नहीं 12, ठीक है, उसका जो एटॉमिक मास होता है वो 12 mu के ही बराबर होता है, ठीक है। अब इसको जल्दी कैसे बोले, मतलब जल्दी बताने का क्या तरीका है, तो देखो उसको जल्दी बताने के तरीका, देखो जो भी एटम का मास नंबर होता है, मास नंबर जो उसकी सुपर स्क्रिप्ट में लिखा होता है पावर में, वो एक्चुअली न्यूक्लियॉन्स का ही नंबर होता है। जैसे यहाँ 12 लिखा हुआ है, तो 12 यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स ही है। न्यूक्लियॉन्स मतलब समझ लो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो किसी भी एटम के मास में मेन जो मास होता है उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का मास तो वैसे ही क्या हो जाता है, इतना कम है कि इग्नोर हो जाता है, ठीक है। तो आप सीधे क्या करो, जो भी एटम का मास नंबर है वो लिख दो, है ना, जैसे कार्बन का 12 था, और उसके आगे क्या लिख दो, AMU, तो उस एटम का मास हमें मिल जाएगा, उसका एटॉमिक मास। बोलो भाई, एटम के मास को ही तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, एटॉमिक मास बोल रहे हैं, है ना। अब जैसे आपसे मैं बोलूं कि बताओ बेटा, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ये 14 वाला आइसोटोप है ले लिया, और आपसे पूछा इसका एटॉमिक मास कितना होगा, तो बताओ क्या बोलोगे आप। 14 14 14 mu 14 MU बोलो, बिल्कुल सही। तो ये अब हम लोग को जल्दी जल्दी बोलते हैं ना, देखो जो भी मास नंबर है वो आगे हम लोग लिख देंगे, और यूनिट उसकी MU लिख देंगे, ठीक है। तो वो समझ में आ रहा है। अच्छा, वो इतना इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें टोटल, इसमें जो मास होगा वो 14 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा, है ना, क्योंकि इसमें 7 प्रोटॉन होंगे और 7 ही क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, तो 7 + 7 हो जाएगा 14, ठीक है। और so एक can we प्रोटॉन का मास 1, so can we also say a atom of one nitrogen is heavier than the 14 times heavier than the 1 mu? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के एक एटम का मास 14 AMU है, तो वो एक AMU का कितने टाइम्स है, 14 टाइम्स है ना? So sir, it is 14 times heavier than 1 mu. बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। नाइट्रोजन के एक एटम का जो मास है 14 वाला जो आइसोटोप है वो 1 AMU, या आप उसको ऐसे बोलो तो और अच्छा रहेगा, 1 atom of nitrogen 14 isotope is 14 times heavier than 1 atom of hydrogen atom, 1 atom of hydrogen atom, है ना। क्योंकि जो 1 AMU मास होता है वो हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है, तो उसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, Yes, sir. ठीक है। आप सही कह रहे हो, उसमें कोई गलत नहीं। अब जैसे आपसे मैं बोलूं कि बताओ एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एटम, So it सोडियम means का, that one mass of hydrogen is equals to 1 am, means like यस करेक्ट, sir 1 am means sir, if we will say that one mass of hydrogen is equals to 1 AMU, means 1.67 into 10 power minus 24. बिल्कुल यस करेक्ट, है ना, बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो। हाइड्रोजन एटम का एक जो एटम का मास होगा वो 1 AMU ही होगा, एटॉमिक मास ऑफ, जैसे हाइड्रोजन को ही ले लेते हैं, है ना। हाइड्रोजन का जो सबसे पहला वाला आइसोटोप है, प्रोटियम जिसको बोलते हैं, 1H1, उसके एक एटम में अगर आप देखो तो एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है, हटा दो उसको, तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास प्रोटॉन के ही एक एटम के मास के बराबर हो जाएगा, और प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1, ठीक है। हम्म, 1। तो ये थोड़ा सा है, हाँ, लेकिन जब हम लोग ऐसे लिखते हैं, जब हम लोग ऐसे बेटा लिखते हैं तो इसमें एक बस छोटा सा अप्रोक्सीमेशन होता है,
कि हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को क्या कर रहे होते हैं, इग्नोर कर रहे होते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास में हम लोग, क्योंकि देखो अगर आप एग्जैक्टली हाइड्रोजन एटम के आइसोटोप का मास जैसे गूगल में सर्च मारो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो वो आएगा 1.008 AMU, है ना। अगर आप उसको गूगल में सर्च मार के देखो Yes, sir. तो वो इतना आएगा। ठीक है, अब आपको लगेगा सर हम लोग तो 1 AMU पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम लोग क्या गलत पढ़ रहे हैं। तो देखो ये डेसिमल के किस डिजिट में चेंज आ रहा है, थर्ड डिजिट में चेंज आ Third. रहा है। और न्यूमेरिकल केमिस्ट्री जो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग एक परसेंटेज एरर की बात करते हैं कि जैसे आपका आंसर है 1.08 और आप आंसर दे रहे हो 1, तो इसमें आपसे कोई पूछे कितने परसेंट की एरर है, मतलब जो आपके आंसर है उसमें कितने परसेंट की एरर है, तो वो बताओ कितने परसेंट की एरर है, निकाल सकते हो। 0.08. दोनों का डिफरेंस कर लो, दोनों का डिफरेंस करोगे तो 0.008 आएगा, डिवाइड बाई जो उसका ये जो आप लेके चल लो फाइनली 1/100, तो ये कितने परसेंट आ रहा है, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दो 0.8% की एरर है ना। तो अगर आपने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करके आंसर दिया तो कितने परसेंट की एरर आ रही है, 0.8% की एरर आ रही है ना। और केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में 10% तक की एरर को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, मतलब आपके आंसर में 10% से कम की एरर है तो वो कंसीडरेबल है। वो एरर आपको मतलब कि उस एरर को हम लोग स्मॉल, वेरी स्मॉल एरर मानते हैं, और उस एरर के साथ आंसर देने में हमारा आंसर गलत नहीं माना जाता है, मतलब ये सजा माफ है ना। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर यही एरर बेटा अगर 10% से ज्यादा आ रही होती तो वो आंसर क्या मान लिया जाता है, गलत मान लिया, है ना। तो बच्चों को थोड़ी सी सहूलियत दी जाती है कि थोड़ा सा वो नेग्लेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिट होती है, 10% से ज्यादा अगर एरर आ रही है तो फिर वो आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है, तो आगे बात समझ में आ रही है? अच्छा, यस सर। तो एटॉमिक मास हम लोगों ने समझ लिया है ना। अब इसमें नेक्स्ट इसमें हेडिंग डाल लीजिए, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। देखो हर एक चीज बहुत बेसिक, में बिल्कुल जीरो से आपको पढ़ा रहा हूँ, ये वैसे सारी बातें 10th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में बता दी जाती है बच्चों को, लेकिन ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो एक बार समझ लीजिए इन सब चीजों को, बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आना चाहिए। तो वो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है, लिख लीजिए, मास ऑफ 1 मोल atoms, mass of 1 mole atom of an element In grams. is defined as, is known as ग्राम एटॉमिक मास, है ना। अच्छा, इसके नाम में ग्राम आ रहा है तो एक बात ये भी ध्यान रखना कि इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट डिसाइड की गई है या डिफाइन की गई वो ग्राम डिफाइन की गई। तो जब भी किसी एटम का हम लोग ग्राम एटॉमिक मास बताएंगे तो वो ग्राम में ही बताएंगे। ठीक है, ये नोट में लिख लो, अलग से एक स्टार बना के एक पॉइंट ऐड कर लो, GAM ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। Sir, gram atomic mass is equals to relative atomic mass. Oh, sorry, sir, atomic mass. But the unit will be gram. ये बोल सकते हो, मैग्नीट्यूड वाइज में तो वो एटॉमिक मास के ही इक्वल आएगा, बट उसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम होगी। ठीक है ना, क्लियर। तो देखो ग्राम एटॉमिक मास क्या है फिर से समझ लो, किसी एलिमेंट के 1 मोल एटम का जो मास है बेटा उसी को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास कह रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो कोई पूछे क्या एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास एग्जैक्टली सेम है, तो बेटा एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों। ठीक है, डिफरेंस क्या है, देखो एटॉमिक मास हम लोग क्या कर रहे थे, किसी एलिमेंट के एक एटम का मास जो आ रहा था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे,
एटॉमिक मास, है ना, एक सिंगल एटम के मास को एटॉमिक मास। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक एटम के मास की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, हम लोग एक मोल एटम की बात कर रहे हैं, एक मोल एटम्स। अच्छा, 1 मोल एटम्स इज इक्वल टू हाउ मेनी एटम्स? 0.02 into 10 to the power 23. हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, देखो ऐसी कुछ सिचुएशन है कि जैसे आप कोई इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ले लो, आपको मैं थोड़ा, है ना, और सिंपल में मैं समझाता हूँ। ये मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है ना, आजकल जैसे परचून की दुकान में जाओ ना तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से वो लोग चीजें बैलेंस करते हैं, ठीक है, वे करते हैं, ये मीटर लगा हुआ है, ठीक है। अब आपको कार्बन का एटॉमिक मास निकालना है, तो आपको कार्बन का एक एटम इसके ऊपर रखना पड़ेगा। ये कार्बन का क्या है, एक एटम है, सिंगल एटम है, सिंगल एटम ऑफ कार्बन। तो ये जो रीडिंग दे रहा होगा ये देगा 12 AMU, ठीक है ना। ये इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास बोलेंगे। लेकिन ये जो ग्राम एटॉमिक मास है, ये ग्राम एटॉमिक मास एक एटम का मास नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। ये 1 मोल एटम्स का मास है। जैसे मुझे कार्बन का ही ग्राम एटॉमिक मास निकालना है, तो मुझे कार्बन का एक एटम नहीं चाहिए, 1 मोल एटम, मतलब Na नंबर ऑफ एटम। 1 मोल एटम्स मीन्स Na नंबर ऑफ एटम। तो मुझे Na मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर जो एटम है वो रखने पड़ेंगे। ये Na नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। तो एक पूरा ढेर तैयार हो जाएगा, मतलब एक अच्छा खासा, मतलब कि Na बहुत बड़ा नंबर है बेटा। तो Na नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर आप रखोगे इसके ऊपर, तो फिर ये जो वैल्यू देगा ना बेटा, ये मतलब बैलेंस जो वैल्यू देगा, ये बेटा आएगा 12 ग्राम। और ये कार्बन का क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। कार्बन के एक एटम का मास होता है 12 AMU। AMU बहुत छोटी यूनिट है, लेकिन कार्बन के एक एटम का मास 12 ग्राम नहीं हो सकता। कार्बन का एक एटम इतना बड़ा थोड़ी ना है जो 12 ग्राम, 12 ग्राम का तो 10 नहीं होगा आपका। तो इसका मतलब कि वो कार्बन के Na नंबर एटम का क्या है, मास है, ठीक है। उसको आप निकाल भी सकते हो, जैसे, हाँ बोलो बेटा। That means that just the magnitude is same and the unit is different. हाँ, तो ये, हाँ ये कह सकते हो कि दोनों में एक सिमिलरिटी जरूर दिख रही है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है सर। हाँ, यूनिट भले ही अलग अलग आ रही है। तो याद रखने में कोई समस्या नहीं। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास 12 AMU है, और कोई पूछे कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास क्या है, तो 12 तो बोलेंगे ही, आगे ग्राम बोल देंगे, लेकिन, है ना। जैसे नाइट्रोजन का मैंने 14 AMU एटॉमिक मास बताया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास क्या है, तो आप बोल देना 14 ग्राम बोल देना, है ना। बोलो भाई, ये बात समझ में आई नहीं आई? अब जैसे इसको मैं, है ना, इसको मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ कि ये आया कैसे। जैसे अगर आपको कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो सिंपल सी बात है। देखो, कार्बन के एक एटम का जो मास है, कार्बन का एक एटम का मास हमें पता है, अभी हम लोगों ने निकाला है 12 है। इसमें अगर हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दें, Na से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे बेटा हम लोग 1 मोल एटम का मास निकालते हैं, Na नंबर ऑफ एटम का मास निकालते हैं, ठीक है, वही ग्राम एटॉमिक मास है। तो कार्बन के एक एटम का मास 12 AMU है, तो कार्बन के 1 मोल एटम का मास हो जाएगा 12 AMU इंटू Na, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी तो इसकी यूनिट क्या है, AMU है, लेकिन बेटा इसको हमें ग्राम में ही एक्सप्रेस करना होता है, ये नेसेसरी होता है ना। तो हमें फिर यूनिट चेंज करना पड़ेगा। एक हमने कल कन्वर्जन पढ़ाया था, AMU को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करें, तो हाँ गुड, बहुत बढ़िया। 1 AMU में 1/Na ग्राम होते हैं। तो हम बस इसी को यूज कर लो। देखो ये लास्ट में जो 1, देखो 1 एक ऐसा नंबर है जो हर जगह होता है, जैसे बोलते हैं गॉड हर जगह है, ऐसे 1 भी हर जगह है। तो इसके आगे 1 लिख दो तो ये 1 AMU हो गया। तो 1 AMU की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्राम में 1/Na ग्राम। तो मैं क्या करूंगा, देखो 1 AMU जो लास्ट में लिखा हुआ है उसकी जगह मैं उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा, 1/Na ग्राम, ठीक है। जिससे क्या होगा, Na क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक Na पहले ही से बैठा हुआ है। तो ओवरऑल कितना आ गया, ये ग्राम में कितना आ गया, 12 ग्राम आ गया,
ठीक है ना। तो ये ऐसे आता है ना। लेकिन वही बात है कि देखो ये काम हम लोग, ये मैं पहली क्लास में आप लोगों को बता रहा हूँ, आगे हम लोग पूरे 11th 12th पढ़ डालेंगे, ये सब काम दोबारा कभी नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या है कि जो भी एटॉमिक मास है ना, जो भी मास नंबर है वो लिख देंगे और उसके आगे यूनिट क्या चिपका देंगे, ग्राम। अगर आपसे ग्राम एटॉमिक मास पूछा जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि आया कैसे, इसलिए मैं आपको पूरा करके भी दिखा रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है। और अच्छा, जैसे मैं बोलूं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एटम, बताओ क्या होगा सोडियम एटम का ग्राम एटॉमिक मास? 23 ग्राम। 23 ग्राम। है ना, 23 ग्राम। बहुत बढ़िया, लोग समझदार हो, थोड़ा समझ जाते हो। अच्छा बताओ सल्फर का, बताओ 15 सल्फर ग्राम। का 3 ग्राम। कितना होगा? 32 ग्राम। 15 ग्राम। हाँ, तो एलिमेंट का मास नंबर तो आपको लिख के दिया ही जाएगा, बस वो लिख के आगे यूनिट ग्राम लिख देना, ठीक है। तो बस सीधा सीधा तरीका। फिर इसमें आते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, जो तीसरा। 16 होता है। सल्फर का 16, 22। ऑक्सी ओ यस। मैंने ऑक्सीजन का बता दिया। हाँ, मैंने ऑक्सीजन का लिख दिया, ठीक है। ये 32 करो इसको, सल्फर का 32 होता है ना। मैं मन में ऑक्सीजन सोच रहा था, लिख दिया 32 है ना। ठीक है, वेरी गुड। ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ करे तो बता दिया करो, मतलब छोटी मोटी, है ना, कभी Sir, कभी in कभार some हो जाएगा। cases, so in some cases, sir, there is a question, sir, in which it states if Na is changed to Na. Is this type of question relevant in boards? हाँ देखो, बोर्ड एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, ठीक है ना। Yes. लेकिन हम लोग देखो, हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, हम लोग का फोकस केवल बोर्ड एग्जाम तो है नहीं। नहीं, वैसे Sir, आपने no, sir. Here's the question. रेजोनेंस। It states, हाँ। sir, if Na is changed to Na1, means कोई Na था, so उसको फिर से कोई और Na में change कर दिया गया, so उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, अगर GMA के रिलेशन में अगर देखा जाए तो? अभी मैं आपको कराऊंगा, यही क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक Okay. है ना। अभी बस ये वाला टॉपिक आर्यम कर लो, उसके बाद एक मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जो आप बोल रहे हो ना, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही, Okay, sir. है ना। तो उसमें क्लियर हो जाएगा। देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? तो बोला जाता है किसी भी एटम का जो मास है, अगर उसको हम लोग मीजर करें, मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। और उसके मास को एएमयू में मेजर करें, ठीक है। किसी एलिमेंट के एक एटम का मास एएमयू मेजर करें, और उसको हम लोग किसके रिस्पेक्ट में देखें, कार्बन के एक एटम का जो मास है उसके 1/12 पार्ट के रिस्पेक्ट में देखें कि वो कितना हैवियर है ना। कोई भी एक एटम जिसका मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास बताना है, तो उसको बताने का जो बेसिक फॉर्मूला है, ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी से आप उसकी डिफिनेशन भी लिख सकते हो कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। बोलते हैं कि कार्बन के एक एटम, जो कार्बन का जो स्टैंडर्ड, जिसको हम लोग बलि का बकरा बनाते आ रहे हैं हर बार, है ना, मतलब जिसको हम लोग रेफरेंस लेते आ रहे हैं, कार्बन का C12 आइसोटोप, उसके एक एटम के 1/12 पार्ट, उसके एक एटम के 1/12 पार्ट के मास के रिस्पेक्ट में उस एटम का मास कितने टाइम हैवियर है, अगर हम लोग ये कैलकुलेट कर लें, तो वो ही उस एलिमेंट का क्या हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास, Yes. ठीक है। तो एक ऐसे ये फॉर्मूला है ना, कहीं भी आपको लिखा मिलेगा आर्यन, तो इसी फॉर्मूले से उसको एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन देखो, हम लोगों को चीजों को आज देखो, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जैसा बुक में लिखा हुआ है, अगर एग्जैक्टली वैसा ही आप पढ़ोगे तो आपको टफ लगेगा, मतलब चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखेंगी कई बार, है ना। बुक इस बिल्कुल, मैं आपको एनसीईआरटी से अगर पढ़ाना शुरू कर दूं अगर, तो आप पढ़ना ही छोड़ दो 2-3 क्लास बाद कहोगे कि मुझे 12th में
पापा से बोलोगे कि मुझे कॉमर्स दिला दो, है ना, इतनी आपको वो हो जाएगा। लेकिन देखो हम लोगों को बेटा चीजें आसान करनी है, ठीक है। और हम लोग खासकर मैं जब पढ़ाऊंगा तो चाहे कितनी से टफ ये मतलब अभी आप पहला लेक्चर दूसरे लेक्चर में आपको नहीं समझ में आएगा, जब आप आगे बढ़ोगे और कितनी भी टफ से टफ चीज पढ़ाऊंगा आपको लगेगा नहीं कि उसमें कुछ टफ है ना। मैं उसको कई टाइम्स क्या कर दूंगा, सिंपल कर दूंगा, सिंप्लीफाई कर दूंगा। तो ये चीज, ये ट्रिक, ये जो तरीका है वो थोड़े टाइम में नहीं आता है। मैं करीब 2002 से पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया था, आज 2020 है, मतलब 18 ईयर्स हो गए हैं पढ़ाते हुए। तो ये एक्सपीरियंस इसको बोल सकते हो। ये चीजों को बहुत सिंपल वे में आपको कर दूंगा, कहीं निमोनिक्स बता दूंगा, कहीं ऐसे कनेक्ट कर दूंगा चीजों को कि आपको लगेगा नहीं कि वो चीज रियल में इतनी टफ थी, लेकिन इतनी आसान तरीके से मुझे समझ में आ गई। तो जैसे ये आरएमएम का फॉर्मूला है, इसको देखो बुक में ऐसा ही लिख मिलेगा, लेकिन हम लोग को उसको सिंपल वे में समझना है। जैसे ये जो पहली वाली लाइन है, इसको पढ़ के बताओ, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये कुछ कुछ होता है, ये क्या है, पहली लाइन क्या है? एटॉमिक मास। है ना। ये तो एटॉमिक मास की डिफिनेशन ही एक तरह से लिखी हुई शॉर्ट में, एटॉमिक RMA is मास equals ही to तो होता atomic है। mass in AMU. हाँ बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या होता है? एक एटम का मास होता है एमयू, है ना। और ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये किसकी डिफिनेशन है? So 1 AMU. ये 1 एमयू की डिफिनेशन है। तो देखो कितना बेसिक है डिफिनेशन। और एएमयू, एएमयू क्या हो गया? कैंसिल, है ना। इसका मतलब अगर इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया तो इनडायरेक्टली क्या रिजल्ट आया? इसका रिजल्ट ये आया कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो इनडायरेक्टली उस एटम के एटॉमिक मास के ही इक्वल होता है। लेकिन इसकी क्या कोई यूनिट होगी? Yes, sir. नहीं, एएमयू एएमयू No, sir. कैंसिल हो गया, तो इट Yes, इज ए no, sir. No, यूनिट sir. लेस टर्म, है ना। एएमयू एएमयू कैंसिल हो गया, इसका मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास की अपनी कोई यूनिट नहीं होती है। तो आपको बस इतना याद रखना है, आगे से कभी मान लो रिलेटिव एटॉमिक मास वगैरह किसी का भी पूछा जाए तो आप भले ही ऊपर वाला फॉर्मूला ना याद रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बस ये वाला मैंने जो लिखा है ना, ये रिजल्ट ये याद कर लो। एटॉमिक मास इनडायरेक्टली जो होता है वो आरएम के बराबर होता है, लेकिन इसमें ये भी लिख लेना इट इज ए यूनिट लेस टर्म। ये कैसा टर्म है? यूनिट लेस टर्म, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास हम लोगों ने पढ़ा था 12 एएमयू, ठीक है, 12 एएमयू। लेकिन आपसे मैं पूछूं कि कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, तो आपको ओनली क्या बोलना है? 12, है ना। ओनली 12 बोलना है, ना आपको एएमयू बोलना है, ना आपको ग्राम बोलना है। कोई यूनिट मत बोल देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है। बोलो भाई, है ना। तो ये तीनों चीजें चलो मैं जल्दी से समराइज कर देता हूँ। ये जो तीनों चीजें अभी हम लोगों ने पढ़ी हैं, इन पे एक छोटा सा आपको टेबल बना के इन तीनों चीजों को समराइज कर लो। देखो एक टेबल में ऐसा करो, सबसे पहले एक कॉलम में कुछ एलिमेंट्स हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। सेकेंड कॉलम में उनका एटॉमिक मास लिख लेंगे, एटॉमिक मास। थर्ड कॉलम में क्या लिख लेंगे? उनका ग्राम एटॉमिक मास लिख देंगे, ठीक है। लास्ट कॉलम में क्या लिखेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। तो सारी चीजें एक ही के टेबल में कवर हो जाएंगी, है ना, कंपेयर भी हो जाएंगी। जैसे देखो, जैसे मैंने पहला एलिमेंट लिया फ्लोरीन, फ्लोरीन का ये सिंबल होता है 9, एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर 9। अब इससे मैं पूछूं कि आपकी बताओ फ्लोरीन का एटॉमिक मास क्या है, तो आप 19 कितना बोल दोगे? 19 AMU. 19 एएमयू, है ना। हाँ, एएमयू जरूर, एटॉमिक मास एक एटम का मास होता है, तो एएमयू में ही एक्सप्रेस किया है। लेकिन आपसे एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास पूछा जाए, बताओ। 19 gram. 19 ग्राम 19 ग्राम। और आरएम, 19. 19 90। है ना, तो आरएम ओनली 19 हो जाएगा, विदाउट एनी यूनिट, है ना, उसकी अपनी कोई यूनिट नहीं होती है ना? So तो absolute इस तरह atomic mass का कोई यूज नहीं
एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, का ऐसा कोई यूज नहीं होता है क्या? ना ना ना, उसका कैलकुलेशन में कोई यूज नहीं, क्योंकि देखो हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को भी अगर ऐड कर लें तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। लेकिन वही बात है ना कि इलेक्ट्रॉन को मास को ऐड करने में वो वैल्यू बहुत क्या हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, है ना। वो डेसिमल के थर्ड फोर्थ डिजिट तक हम लोग को याद रखना पड़ेगा, है ना। तो वो अननेसेसरी, अच्छा उसका कोई मतलब है नहीं इतना ज्यादा, डेसिमल के थर्ड फोर्थ डिजिट में अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो इनसिग्निफिकेंट होता है। इसलिए एब्सोल्यूट एटॉमिक मास का फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं कोई यूज नहीं है, ठीक है। जैसे कैल्शियम, मैंने एग्जांपल ले लिया दूसरा, कैल्शियम का आपसे पूछा एटॉमिक मास कितना है, तो हम लोग बोल देंगे कितना, 40 14 AM, एम। और ग्राम एटॉमिक मास 40 बता दो ग्राम, कितना, 40 ग्राम। 40 ग्राम। और रिलेटिव एटॉमिक मास, 40। ठीक है। तो अब आपको ये चीज पूरी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टर्म, ये जो ये नेम है, क्योंकि ये काफी कंफ्यूजिंग नेम है। कई बार बच्चे पूरी केमिस्ट्री पढ़ जाते हैं, उनको यही नहीं समझ में आता है कि एटॉमिक, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास। तो ये हम लोगों के साथ नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे सिल्वर का बताओ बेटा, सिल्वर का एटॉमिक मास कितना, 108 108 AM, 108, ठीक है। इसका ग्राम एटॉमिक मास 108 ग्राम। 108। सर हाँ बोलो बोलो। सर हाँ हमें तो क्या, सारे एलिमेंट्स के सर हमें सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास याद करने पड़ेंगे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ये जो एटॉमिक मास है ना बेटा, ये आपको कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका स्कूल का पेपर हो, बोर्ड का एग्जाम हो, मेंस का एग्जाम हो, एडवांस का, ओलंपियाड का, कोई भी एग्जाम हो, ये हमेशा दिए जाएंगे। लेकिन आपको केवल उसका मास नंबर दिया जाएगा, मतलब उसका मास नंबर दे देगा, ये सब तो फिर हम लोग लिख ही डालेंगे, है ना। यस सर, यस सर। तो मास सर अभी नंबर, एटॉमिक नंबर, 10th के प्री बोर्ड्स में कोई मास नंबर नहीं दिया गया था, खुद ही से लिखना है। 10th में नहीं दिया जाता है। देखो यस सर, अगर 10th के प्रीबोर्ड्स में नहीं मिलता। 1 से 20 तक का होगा तो हो सकता है नहीं दिया होगा 1 से 20 को, कि बच्चों को बोला जाता है कि याद कर लीजिए आप लोग, है ना। लेकिन Yes. 20 से अगर ज्यादा है तो फिर देना चाहिए, वो नहीं दिया गया तो गलत किया गया बच्चों के साथ, है ना। और आगे 11 12 या कंपटीशन में आपको दिया जाएगा। जेई के पेपर में तो पहले पेपर में क्या होता है कि पहले पेज में वो सारे एटॉमिक मास ही लिख देता है ना, जितने भी उस चैप्टर में यूज हो रहे होते हैं, मतलब उस पेपर में वो यूज हो रहे होते हैं, है ना। चाहे ऑफलाइन एग्जाम हो चाहे ऑनलाइन हो, वो इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी जाती है बच्चों को, ठीक है। तो उसमें परेशान मत हो, दिया जाएगा आपको। हाँ तो अच्छा, नोट कर लो, नोट कर। इतने में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो मुझसे। सर मुझे एक मोल से डाउट है सर, प्रीवियस क्लास में हम्म। सर, उसमें वो जो मोल की आपने यूनिट बताई थी MOL, सर क्या वो SI यूनिट है या फिर क्या वो केवल सिंबल है SI यूनिट का? वो है तो एसआई यूनिट ही, ठीक है। है ना। वो है तो एसआई यूनिट, लेकिन एज ए सिंबल उसको यूज किया जाता है। MOL जो है ना, वो एज ए सिंबल भी यूज करते हैं और एसआई यूनिट भी है। हम्म। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो सब फिजिक्स में आएगा। हम्म। सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो वैसे तो एनसीईआरटी में थोड़ा सा दिया हुआ है, केमिस्ट्री में भी दिया हुआ है, यस सर। लेकिन वो डिटेल में फिजिक्स में यूनिट डायमेंशंस वगैरह पढ़ाया जाएगा, तो उसमें बहुत डिटेल में बताया जाएगा। एनसीईआरटी में तो बस एक 4 रूल दे दिए हैं, उन्हीं में समझा दिया उन्होंने, एनसीईआरटी में इतने डिटेल में नहीं समझाया। तो वो वाला टॉपिक केमिस्ट्री में आपको मिलेगा ही नहीं, मतलब पढ़ाया ही नहीं जाएगा वो टॉपिक, क्योंकि फिजिक्स में अच्छे से पढ़ा दिया जाता है वो चीज़, सर है प्रिसिजन ना। एंड एक्यूरेसी से वो भी उसी में होगा। ये वो भी उसी में है। ओके सर। वो उसमें कवर हो जाता है ना, उसमें और अच्छे से कवर हो जाता है डिटेल।
अब तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन जेई के पेपर में पूछा गया हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ वी कंसीडर 1/6 इन प्लेस ऑफ 1/12 इन definition of in definition of 1 AMU, in definition of 1 AMU, then which of the following term change for an element? Then which of the following change for an element? देखो इसने बिल्कुल जो क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल बेसिक से फ्रेम किया है, मतलब जिस बच्चे को बेसिक क्लियर होगा वही वे क्वेश्चन बता पाएगा। तो आप लोग को बेसिक मैंने अच्छे से बता दिया है, जल्दीबाजी मत करिएगा। मतलब ये नहीं कि आपको तुरंत आंसर देना है, ऐसा नहीं। 2 मिनट लीजिए सभी लोग और फिर बताइए, ठीक है। समझ लीजिए क्या कह रहा है, उसको समझ के फिर आंसर करिए, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लो, समझ लो, 2 मिनट लो, फिर बताओ आंसर। तो सी वाला। तो सी होगा। So A. सभी ग्राम एटॉमिक देखो जल्दीबाजी में आंसर मत दो। थोड़ा सा सोच समझ के आंसर दो, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। B, all of these. Sir, all of these. और गेस मारना मना है। नहीं सर, गेस नहीं मार रहे, एटॉमिक मास से रिलेटेड है सारे। अगर हम लोग उसकी एमयू चेंज कर देंगे मास यूनिट, तो सारे चेंज होंगे ना एटॉमिक मासेस, तो चाहे वो ग्राम एटॉमिक मास हो, चाहे रिलेटिव एटॉमिक मास हो, चाहे एटॉमिक मास हो। So C. RMN confirm. तो सी होगा। C होगा। ग्राम एटॉमिक मास नहीं होता है, एटॉमिक मास का तो कोई रिलेशन ही नहीं है 1 AMU के साथ in terms of question, in terms of formula. Sir, RAM. अरे ये atomic mass. साल RAM ही होगा। तो इसका फॉर्मूला भी होता किसी है बच्चे A is equals to AX/12। देखो मैं चलो डिस्कस करता हूँ। किसी बच्चे ने वैसे आंसर ए दिया था इसका, किसी का ए आ रहा है इसका, तो मेरा एटॉमिक मास ओनली, गलती से बोल दिया था मैंने। तो गलती से आंसर सही हो गया था। तो तो एटॉमिक इसका मास कैसे ओनली होगा? इसका ओनली आंसर ए ही है, और ना बी है ना सी है ना डी। ठीक है, देखो समझो कैसे। अब देखो जेई वाले इतने हल्के में क्वेश्चन नहीं पूछते सर हैं, वो एक कई क्वेश्चन बार है बड़े कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन बनाते हैं। सर, एक क्वेश्चन है अब मैं सर, डिस्कस, RM सर हाँ ये बोलो। फॉर्मूला है सर, A डैश इज इक्वल्स टू A इंटू X/12। तो सर ये फॉर्मूला एटॉमिक मास के लिए है या फिर रिलेटिव एटॉमिक मास के ये रिलेटिव क्या फॉर्म एटॉमिक। रिलेटिव एटॉमिक मास का है ये? लिए? तो सर रिलेटिव एटॉमिक मास तो फिर से चेंज हो रहा है। देखो अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, अब 2 सेकंड सुनो। अब आप लोगों को अटेम्प्ट करना था, आप लोगों ने कर लिया, अब मुझे समझाने दो, नहीं तो ऐसे ही टेंशन में रहोगे। देखो समझो कहाँ गड़बड़ हुई है, समझो इस बात को। वो क्या कह रहा है कि वो उसने बेसिक्स में चेंज किया है। वो कह रहा है एक एएमयू की जो डेफिनेशन है उसमें 1/12 की जगह 1/6 अगर ले ले तो इनमें से कौन कौन से टर्म चेंज हो जाएंगे, ये पूछ रहा है ना। तो देखो वो एक तरह से 1 एएमयू को ही चेंज करने को बोल रहा है। वैसे 1 एएमयू की ओल्ड डिफिनेशन जो थी, जो ओरिजिनल डिफिनेशन होती है, अगर मैं उसको लिखूं तो ये होती है ओरिजिनल। ठीक है, 1 एएमयू क्या होता है, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ C12 आइसोटोप। ठीक है,
अच्छा, ओल्ड डिफिनेशन या ओरिजिनल डिफिनेशन के रिस्पेक्ट में ये मान लो कि x आ रहा है, ये वैल्यू कुछ x है। वैसे हम लोग को पता है ये वैल्यू कितनी होती है 1.67, लेकिन वही बात है कि इतनी अजीब गरीब वैल्यू को हम लोग ना लेके हम लोग उसको सिंपल वे में कर रहे हैं। मान लो कि ये x है, ठीक है। और अब जो न्यू डिफिनेशन है, ये जो न्यू डिफिनेशन की बात कर रहा है या जो उसने चेंजेस करने को बोला है, इसको मैं EMU डैश बोल रहा हूँ, है ना। और उसमें उसने कहा है कि 1/12 की जगह क्या ले लो, 1/6 ले लो। बाकी तो सेम ही लेना है, बाकी तो सेम ही है। तो अगर देखो, अगर आप 1/12 की जगह 1/6 लेंगे, ठीक है, तो अगर ओल्ड एटॉमिक मास कितना है, x है, जिसको मैं 1 AMU बोल रहा हूँ, तो ये x के टर्म में कितना आ जाएगा इन टर्म ऑफ x, हाफ 2x। ये आ गया। आप 1/12 की जगह 1/6 करो, आपने वैल्यू बढ़ा दी इसका मतलब, तो ये आ गया 2x। आई बात समझ में आई नहीं आई? यस। है ना। और ये जो x था यही तो 1 AMU था ओल्ड डिफिनेशन के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब जो नया AMU डिफाइन हो रहा है AMU डैश, वो ओरिजिनल AMU, अच्छा x को हम लोग क्या ले सकते हैं 1 AMU, तो ओरिजिनल AMU के कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया। 2 टाइम। बोलो भाई, पहले तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हमने जो बदलाव किया, हमने जो डिफिनेशन में चेंज किया, उससे हमारे 1 AMU की वैल्यू ही बदल गई, और वो बेटा ओल्ड AMU की जस्ट डबल हो गई, है ना। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ, इतनी चीज में अगर कोई चीज ना समझ में आई हो। ठीक है। अब देखो, अब हम लोग आते हैं किसी चलो कार्बन का 12 वाला ही ले ले, क्योंकि हम लोग शुरुआत से उसी को बलि का बकरा बनाते जा रहे हैं। इसी को पकड़ लेते हैं, ठीक है। इसी के लिए चेक करते हैं कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास आ रहा था, एटॉमिक मास वो कितना आ रहा था ओल्ड डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, 12 AMU। अब अच्छा, न्यू डिफिनेशन के अकॉर्डिंग कितना आएगा, न्यू डिफिनेशन के अकॉर्डिंग न्यू एटॉमिक मास, तो उसमें आप सीधे क्या करो, देखो एक AMU को AMU डैश, न्यू डिफिनेशन AMU डैश में है ना, तो वो कितना हो जाएगा, एक AMU बराबर 1/2 AMU डैश, ऐसे बोल सकते हो। तो एक AMU 1/2 AMU डैश हो जाएगा, तो ये एटॉमिक मास नया वाला कितना आ जाएगा, 6 AMU न्यू डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। बताओ भाई, 6 AMU डैश है ना, 6 AMU। तो बताओ ये बदल गया कि नहीं बदल गया, चेंज हो गया। यस सर। नई तो नई फिर डिफिनेशन RAM भी के तो चेंज होगा ना। हाँ तो देखो ना, अभी इतनी जल्दी बात नहीं की क्या। में कैंसिल है। इतनी जल्दीबाजी अच्छी बात नहीं होती, तो थोड़ा सा धैर्य रखें, है ना, सब चीजें बताई जाएंगी। तो इसमें अब देखो, इससे समझ में आ गई एटॉमिक मास चेंज हो रहा है। अब आते हैं चलो ग्राम एटॉमिक मास, हम लोग स्टेप वाइज बढ़ रहे हैं तो एक एक चेक करेंगे। फिर आते हैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, C12 आइसोटोप। तो कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास ओल्ड डिफिनेशन के अकॉर्डिंग कितना आ रहा था, 12 ग्राम आ रहा था, यस है सर। ना। अच्छा, अब चलो नई डिफिनेशन के अकॉर्डिंग निकालते हैं न्यू एटॉमिक मास, न्यू ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है। तो अच्छा, थोड़ा सा आप बेसिक पे जाइए कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। ग्राम एटॉमिक मास एक एटम का मास थोड़ी ना होता है, एक मोल एटम का मास होता है ना। तो अच्छा, एक मोल एटम मतलब कितने हो गए, Na नंबर ऑफ एटम। अच्छा, एक एटम का मास कितना है, 12 AMU। तो एक मोल एटम का कितना हो जाएगा, 12 AMU इंटू Na, फिर ये 6 बन है जाएगा, ना। 12 MU इंटू 1/2 हो जाएगा। हम्म। और अच्छा, हम लोग नई डिफिनेशन में AMU में थोड़ी निकालेंगे, AMU डैश में निकालेंगे। तो पहले तो AMU को किस में कन्वर्ट करो, AMU डैश में। तो वो कितना, वो सीधे मैं 6 AMU लिख लेता हूँ, है ना। 12 AMU को जब AMU डैश में कन्वर्ट करेंगे तो वो हाफ टाइम्स हो जाएगा 6 AMU डैश। अच्छा, और फिर Na को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देखो इसके बाद हम लोग यूनिट भी बदलेंगे ना, AMU डैश और Na में कन्वर्जन भी तो करेंगे, है ना। देखो
जैसे हम लोगों ने वहां किया था, अरे जो हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन किए थे, ये इसीलिए तो बताया था सारी बात कि Na को पहले फिर मैंने 1 AMU को ग्राम में कन्वर्ट किया था। तो वो जो रिलेशन है, वो रिलेशन भी तो डिस्टर्ब हो जाएगा। देखो पहले 1 AMU कितना था, 1/Na ग्राम था। 1 AMU कितना था पहले, 1/Na ग्राम। अब 1 AMU किसके बराबर है, 1/2 AMU डैश के बराबर है। नई डिफिनेशन के अकॉर्डिंग कन्वर्जन भी तो बदल जाएगा। तो ये 1/2 AMU डैश बराबर n 1/Na ग्राम, क्योंकि देखो Na थोड़ी ना बदलेगा, Na तो एक कांस्टेंट नंबर है, Na थोड़ी ना बदलेगा। ठीक है, तो ये डिफिनेशन बदल जाएगी, हाँ ये कन्वर्जन बदल जाएगा। इसका मतलब 1 AMU डैश बराबर क्या आ गया, 2/Na ग्राम। अब मुझे ये कन्वर्जन यूज करना होगा, है ना। तो मैं 1 AMU डैश को क्या लिख दूंगा अगली लाइन में, इसको लिख दूंगा ये 2/Na ग्राम। अब देखो Na कैंसिल, और 6 का डबल कितना आ गया, 12 ग्राम। 12 ग्राम। और ओल्ड ओल्ड डिफिनेशन के अकॉर्डिंग भी कितना था, 12 ग्राम। तो इसका मतलब ग्राम एटॉमिक मास नहीं चेंज हुआ, है ना, ग्राम एटॉमिक मास नहीं चेंज हुआ। ठीक है। और अब आते हैं चलो रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास की चलो डिफिनेशन ही पकड़ लेते हैं, है ना, क्योंकि इसकी तो डिफिनेशन से ही सब चीजें कनेक्ट हो जाएंगी, है ना। देखो आप लोगों ने आंसर दिया, लेकिन बहुत जल्दीबाजी में दे दिया, थोड़ा सा सोचना था इसमें। आईटी के क्वेश्चन इतने हल्के में मत लीजिए, सारे क्वेश्चन आसान नहीं पूछते हो। अब देखो इसमें न्यूमरेटर में क्या है, ये मैंने बताया था 1 एटॉमिक मास ही लिखा हुआ है। तो एटॉमिक मास नई डिफिनेशन के अकॉर्डिंग कितना था, 6 AMU डैश, है ना। नई डिफिनेशन वाला ही निकालते हैं, चलो सीधा सीधा ये लिख दिया मैंने, 6 AMU डैश। और ये नीचे क्या है, वैसे तो ये 1 AMU है, लेकिन नई डिफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 AMU कितना होता है, 1/2 AMU डैश होता है ना। अभी हम लोगों ने ऊपर निकाला 1/2 AMU डैश। AMU डैश AMU डैश नई डिफिनेशन वाला कैंसिल हो गया, और 2 ऊपर जाएगा ना, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ। तो ये कितना आ गया, रिलेटिव एटॉमिक मास 12 आ गया। 12। मतलब पहले भी 12 आ रहा था ओल्ड डिफिनेशन के अकॉर्डिंग और न्यू डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो दो चीजें नहीं बदली, देखा जाए ओवरऑल, कि रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं चेंज होगा किसी भी एलिमेंट का, ग्राम एटॉमिक मास भी नहीं चेंज होगा, लेकिन एटॉमिक मास बदल जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट AMU पे डिपेंड कर जाता है। एटॉमिक मास डायरेक्ट AMU पे डिपेंड करता है, ग्राम एटॉमिक मास RAM डायरेक्ट AMU पे डिपेंड नहीं करते हैं, ऐसे समझ सकते हो। चलो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। Yes, sir. मतलब नोट कर लें। हाँ ठीक है, नोट कर लो समझ। तो बिल्कुल बेसिक्स पे पकड़ बनानी है हम लोगों को, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार बहुत बेसिक से पूछे जाते हैं। और थोड़ा ऊपर कर दीजिए। ऊपर सर एक डाउट है। हाँ बोलो। वैसे 1 AMU डैश 2 इंटू AMU हो रहा है, तो मतलब 12 AMU तो 24 AMU डैश हो जाएगा ना। नहीं भाई, 1 AMU डैश 2 AMU हो रहा है, और कार्बन का एटॉमिक मास 12 AMU है। तो यहाँ पे 1 AMU जो है, इसको AMU डैश में जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 AMU डैश, है ना। तो वो 12/2 करके 6 हो जाएगा वो, यस यस सर। है सर ना। एक बार थोड़ा सर जहाँ पे RAM का पहली बार फॉर्मूला लिखा था वहाँ ले जाइए एक बार। तो RAM का पहली, अच्छा ये हो गया सर।
हो गया? फिर एक बार तो वो वाला स्टेप एक्सप्लेन कर दीजिए जहाँ पे आपने GAM निकाला है। जी, इसका थर्ड स्टेप। ये वाला क्वेश्चन का ना, ये सेकंड वाले का, हाँ। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप जो 6 into NA into 1 AMU। हाँ देखो इसमें मैंने पहले क्या किया, पहले तो कार्बन का ओरिजिनल वाला लिख दिया जो होता है एक्चुअल 12 ग्राम है ना, ग्राम एटॉमिक मास। फिर न्यू डिफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने लिखा। तो देखो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, एक मोल एटम का मास होता है। तो कार्बन के एक एटम का मास ओरिजिनली होना होता है, मतलब जो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग 12 AMU और इनटू Na, है ना। इसी से वो आता है 12 ग्राम। लेकिन अब हम लोग आ को गया नई आ गया। डिफिनेशन के अकॉर्डिंग निकालना है। तो पहले मैंने यहाँ पे जैसे AMU है तो यहाँ पे आप 1 मान लो कि 1 लिखा हुआ है, तो 1 AMU को AMU डैश में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने वही कन्वर्जन लगा दिया, ये वाला 1 AMU इक्वल टू हाफ AMU डैश। तो अगर जैसे ही मैं 1 AMU को हाफ AMU डैश करूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 6 AMU डैश इनटू Na, है ना। अब ये लास्ट में इसको ले गया क्योंकि ये तो यूनिट है, और 1 AMU डैश को ग्राम में कन्वर्ट। किसी एटम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो कार्बन के एक एटम का जो मास है उसके 1/12 पार्ट, ठीक है, के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स हैवियर है वो एलिमेंट। अगर हम लोग ये निकाल लें तो अगर मान लो वो 2 टाइम्स हैवियर होगा तो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास 2 हो जाएगा। अगर वो 2.5 टाइम हैवियर होगा तो उसका एटॉमिक मास 2.5 हो जाएगा, है ना। सिंपल ये है वो रिलेटिव। रिलेटिव मतलब कि रिलेटिव रिलेटिव हम लोग निकाल रहे हैं। और ये रिलेटिव देखा जाए तो ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ये इनडायरेक्टली 1 AMU ही है ना। तो उसको और सिंपल शब्दों में समझ सकते हो कि कोई भी एलिमेंट जिसका हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल रहे हैं वो एक्चुअली एलिमेंट एक AMU के टाइम्स में कितने टाइम हैवियर है ये हम लोग निकाल रहे हैं, है ना। जैसे कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास 12 आ रहा है तो वो बस ये बता रहा है कि कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास 12 का मतलब ये है कि कार्बन 1 AMU के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स हैवियर है, 12 टाइम हैवियर है ना। सर मैं एक्चुअली इसमें से कंफ्यूज हूँ कि एनसीईआरटी में एक और फॉर्मूला लिखा होता है A डैश इज इक्वल्स टू A इंटू एक्स अपॉन 12। तो सर ये मतलब यहाँ पे रिलेशन दिखा रहे हैं कि जब एक एमयू चेंज हो रहा है तो रिलेटिव एटॉमिक मास भी चेंज हो रहा है। नहीं, क्या फॉर्मूला क्या है, कौन सर फिर से A बताओ। डैश ए डैश क्या है यहाँ पे। A डैश न्यू RAM है, मतलब न्यू रिलेटिव एटॉमिक मास है, हाँ हाँ which will be equals to A into X। मतलब X जो होगी सर वो नई डेफिनेशन होगी इसकी, बोलते हैं ये इसकी सॉरी C12 की सर नई डेफिनेशन होगी है 1 AMU की। हाँ, एक बार अच्छा मुझे फोटो खींच के भेजो ना। हाँ एक सेकंड सर भेज रहा हूँ। हाँ, इसको इसको पिक को एक बार भेजो, देखिए क्या चीज लिखी है। ठीक है, चलो अच्छा तब तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए सर, लिखना है। अच्छा तो ऐसा करो, देखो अगर ज्यादा लिखना हो तो अभी पढ़ लो, फिर क्लास के बाद लिख लेना, मैं PDF भेज ही दूंगा, ओके सर। है ना। क्योंकि हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जो क्लास का टाइम है इसको पूरा हम लोग यूटिलाइज करेंगे पढ़ने में, है ना, मतलब कि समझने में। और ऑनलाइन क्लास में स्पीड वैसे ही कम हो जाती है पढ़ाने में, है ना। तो थोड़ा सा हम लोग को अगर
स्पीड भी मेंटेन करके चलना है, ठीक है। तो देखो अब हम लोग आते हैं मोल के कैलकुलेशन में। तो देखो इसका फॉर्मूला मैंने शायद लास्ट क्लास में बता दिया था, ठीक है। मोल के कैलकुलेशन की बात करी थी ना लास्ट क्लास में, Yes. है ना। जो बच्चे नहीं थे तो उनको बस मैं बता देता हूँ, 2 मिनट लगेगा तो समझ लिए वो लोग भी, बाकी उसमें कुछ ऐसा है नहीं खास। देखो किसी एलिमेंट का अगर आपको मोल कैलकुलेट करने हैं, मोल, ठीक है, तो मोल कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये सब बहुत बेसिक फॉर्मूला है। जैसे हम लोग किसी एलिमेंट के मोल निकालने जा रहे हैं या किसी एटम के, तो हम लोग क्या करते हैं, उस एलिमेंट का जो मास होता है उसमें हम लोग ग्राम एटॉमिक मास से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उस एलिमेंट के मास में किससे डिवाइड कर देते हैं, ग्राम एटॉमिक मास से, ठीक है। अच्छा ये चीज अब आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रही होगी कि मोल के कैलकुलेशन में हमें जो डिवाइड करना है वो ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, अगर वो एलिमेंट है ना। हाँ, जैसे कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना आया था, 12 ग्राम, ठीक है। तो मतलब ग्राम एटॉमिक मास की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, ग्राम होती है, ठीक है। इसका मतलब मोल की यूनिट क्या आएगी, तो ग्राम ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि एलिमेंट का मास भी ग्राम में ही है ना, और ये ग्राम एटॉमिक मास भी ग्राम में है, तो अल्टीमेटली उसकी यूनिट क्या आ जाएगी। ऐसे तो लगेगा कि मोल की कोई यूनिट ही नहीं है ना। ऐसा तो लगेगा कि मोल की कोई यूनिट नहीं है। तो एक चीज चलो इस बात को भी क्लियर कर देता हूँ, जहां पे आपने ग्राम एटॉमिक मास लिखा हुआ है अपने नोट्स में, वहां पे एक पॉइंट ऐड कर लो, जहां पे मैंने लिखा था ना, ग्राम एटॉमिक मास ऑलवेज एक्सप्रेस इन ग्राम, ठीक है। लेकिन इसके आगे लिख लो बट इट्स यूनिट, बट बट इज यूनिट्स यूनिट इज ग्राम पर मोल। इसकी यूनिट हम लोग क्या लेके चलेंगे, इसको ग्राम में एक्सप्रेस जरूर करेंगे बेटा, लेकिन इसकी जब यूनिट की बात होगी तो ग्राम पर मोल। क्यों, क्योंकि बेटा ये 1 मोल एटम का मास है। ग्राम पर मोल बोलने का क्या मतलब है, ये इससे इस यूनिट से हमें हमेशा ये पता चलता रहेगा कि अच्छा ये 1 मोल एटम का मास है ग्राम में, है ना। तो इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट दी गई है या जो हम लोग यूज करते हैं ग्राम एटॉमिक मास की, है ना, वो ग्राम पर मोल लिखते हैं, क्योंकि ये एक एटम का मास होता है, ठीक है। नहीं आई बात समझ में। Yes. तो यहाँ यहाँ से ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ग्राम एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। अच्छा ग्राम ग्राम कैंसिल, तो ये चौथी मंजिल ऊपर आ जाएगी, मतलब इसकी मोल। मोल की यूनिट क्या हो जाएगी, MOL, मोल हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि मोल यूनिटलेस है, मोल की अपनी इटसेल्फ यूनिट मोल होती है, ठीक है। अच्छा ये तो बात तब हुई जब आपको बेटा कोई एलिमेंट दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना कि केवल हमेशा आपको एलिमेंट ही दिए जाएंगे, नहीं। अब हम लोग 11th क्लास में आ गए भैया, आपको बड़े बड़े कंपाउंड दिए जाएंगे, ज्यादातर केसेस में आपको बेटा कंपाउंड मॉलिक्यूल, है ना, इस तरह से दिया जाएगा। तो अगर आपको कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल दे दिया जाए और बोला जाए उसके मोल कैलकुलेट करेंगे, तो क्या करेगा, हम लोग उस Particle केस में क्या upon करेंगे, Avogadro number. हाँ क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर्स। So particle upon Avogadro number. Number of atoms. Oh sorry यार, sorry sir, वो तो दूसरा फॉर्म। वो तो अलग चीज है ना। ये सब mass of a compound हम्म, upon से gram molecular mass. हाँ तो यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जैसे हम लोग एलिमेंट के लिए ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे उस Molecule हो पूरे जाएगा। कंपाउंड के, हाँ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे। इसको बोलते हैं GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वैसे इसके 2-3 नाम और है, इस ग्राम मॉलिक्यूलर मास को ओनली मोलर मास भी बोला जाता है या मॉलिक्यूलर मास भी बोला जाता है, ग्राम नहीं भी लगाओ तो भी अंडरस्टूड होता है, ठीक है। Basically the sum तो of all the atom in a compound. हाँ, ये एक्चुअली उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट हैं उनके ग्राम एटॉमिक मास का ही एल्जेब्रिक सम होता है,
ठीक है, Yes. तो ये भी लिख लो कि अगर आपको कोई कंपाउंड या कोई मॉलिक्यूल वगैरह दिया जाए देन उसके मोल कैसे निकालेंगे। अच्छा, ये ग्राम एटॉमिक मास क्या है ये लिख लो, GMM क्या है, ये पूरा नाम है इसका ग्राम एटॉमिक मास, So molecular. ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। या फिर बेटा इसके दो नाम और हैं, इसको आप ओनली मॉलिक्यूलर मास भी कहेंगे तो कोई समस्या नहीं है ना। अच्छा, मास की जगह वेट बोल देंगे तो भी कोई समस्या नहीं, मॉलिक्यूलर वेट बोल देंगे तो भी कोई, केमिस्ट्री में मास और वेट में कोई फर्क नहीं है। हाँ, फिजिक्स में फर्क होता है, मास स्केलर होता है, वेट वेक्टर होता है, वेट बोलते हैं तो जी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन केमिस्ट्री में ये सब से कोई मतलब नहीं है, ये सब मोह माया है। ठीक है, तो है ना, मतलब मास और वेट सब बराबर है केमिस्ट्री। सर थोड़ा जूम आउट ठीक कर है, लीजिए। सर सर GAM और बताओ। GMM में क्या फिर फर्क होता है? हाँ देखो, दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी समझो, है ना। देखो, इसकी मैं डिफिनेशन भी लिख देता हूँ। GMM, देखो, GMM है होता है मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड, जबकि ग्राम एटॉमिक मास क्या था, वन मोल एटम्स का मास था, है ना, ये वन मोल मॉलिक्यूल का मास है। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। अच्छा, इसकी यूनिट भी स्टैंडर्ड यूनिट ग्राम पर मोल होती है, वैसे इसको ग्राम से एक्सप्रेस किया जाता है, लेकिन जबकि यूनिट की बात करेंगे तो ग्राम पर मोल ही बोलेंगे, क्योंकि ये भी एक मोल मॉलिक्यूल का ही क्या है, मास है। फिर आते हैं कि सर इसको निकालेंगे कैसे, है ना, हाउ टू कैलकुलेट ग्राम एटॉमिक ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, बेसिक है फॉर्मूला, आप लोगों ने हो सकता है पढ़ा भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है, सब तो 10th वाले सब पढ़ा दिया था। कैलकुलेशन ऑफ GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन। तो देखो, किसी भी कंपाउंड का अगर आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो इट इज द एल्जेब्रिक सम, इट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ एटॉमिक मास। ये जो सिग्मा मैंने लगाया ना, ये एल्जेब्रिक सम का साइन होता है, नोटेशन होता है, सिंबल होता है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल काइंड ऑफ एलिमेंट, ऑल काइंड ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। तो आपको क्या करना है, देखो बहुत सिंपल सा है, वो एक्सप्रेशन बहुत सिंपल सा है। वो जो भी कंपाउंड है, एक कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे, कंपाउंड होते ही क्या है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है वही कंपाउंड, या अगर होमो होगा तो वो मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे So एक उन क्वेश्चन था सभी सर, एलिमेंट का, एक मिनट बेटा इसको पूरा कंप्लीट कर लो, है ना। तो किस जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी एलिमेंट का एटॉमिक मास का जो सम होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, है ना, ग्राम एटॉमिक मास। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ का जैसे मैं निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे आपसे कोई पूछे वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या है, वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है ना, तो आप लोगों को याद है 18 होता है। लेकिन अगर निकालने की बात करें तो सिंपल है, देखो इसमें वाटर के एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम है और एक क्या है, ऑक्सीजन एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनके जो भी एटम है उनका ग्राम एटॉमिक मास का सम कर देंगे, और ये जो नीचे नंबर लिखे होते हैं ना इनको एटॉमिसिटी बोलते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे 2 लिखा हुआ है तो 2 मल्टीप्लाई ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, ऑक्सीजन के सफिक्स में 1 ही लिखा हुआ है तो उसमें फिर 1 से कर देना, या 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अच्छा हाइड्रोजन का कितना होता है ग्राम एटॉमिक मास, हम लोगों ने पढ़ा था 1 ग्राम होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है।
जब टोटल करेंगे तो ये 18 ग्राम आएगा, लेकिन ये एक मोल कम मॉलिक्यूल का मास है तो ग्राम पर मोल लिख देंगे। ठीक है, इसकी यूनिट। Cl2 और O2 को हम लोग एज अ क्या बोलते हैं कंपाउंड ट्रीट करेंगे या फिर एज एन एटम? किसको? Cl2 कौन सा? and O2। Cl2 और O2 ये मॉलिक्यूल है बेटा, ना ये कंपाउंड है ना ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये होमो मॉलिक्यूल है। होमो मॉलिक्यूल को कंपाउंड नहीं कहते हैं, तो है अगर ना। इसका होमो मोल मॉलिक्यूल निकाल को, उसको हाँ, समझो तो Ga। इनका मोलर, ठीक है, ठीक, ओके। मॉलिक्यूल है ना, तो मॉलिक्यूल में हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, ओके। है ना। जब एलिमेंट अकेला होगा, मतलब एटॉमिसिटी जब 1 होगी, तो ही वो एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा, और उस समय केवल ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, है ना। तो हम लोग नोबल गैसेस के हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? नोबेल गैस का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो आपको दिया जाएगा, एटॉमिक मास, बस वो उसी से डिवाइड कर देना आपने। ओके। जैसे हीलियम का सिंबल लिख देगा, जैसे हीलियम का 2He4 होता है, तो हीलियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 4 ग्राम हो जाएगा, है ना। तो वो तो एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं, नोबेल गैस तो वैसे ही मोनोटॉमिक होती है सारी। ठीक है, तो ऐसे मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड का हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे यूरिया है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। अब इसका आपसे बोला जाए कि मोलर मास बताओ, 50 मोलर ग्राम। मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना। 50 तो ग्राम। ये 60 ग्राम। अच्छा, अच्छा, आपने याद कर लिया क्या? मैंने लास्ट क्लास में बोला था ना कि लिस्ट याद कर लेना। कि पहले से याद था? सर याद किया। याद थे, बहुत गुड। तो यूरिया का 60 आता है ना। अब उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इसके एक मॉलिक्यूल में बेटा 2 नाइट्रोजन दिख रहे हैं, है ना, और एक नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास हम लोगों ने निकाला था 14। 14 होता है। और कार्बन इसमें एक ही है, 12 ले लो, ऑक्सीजन एक है 16, हाइड्रोजन 4 है, तो 1 into 4 करना पड़ेगा, मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का एक एटम का तो 1 ग्राम 1 होता है, 1 ग्राम। तो जब ये पूरा सम करेंगे तो बेटा 60 आ जाएगा, 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड की कोई लिमिट नहीं, वैसे तो देखा जाए केमिस्ट्री में ऐसे अनलिमिटेड कंपाउंड है। ठीक है, और किसी का भी ग्राम एटॉमिक मास निकालना है तो तरीका यही होता है ना। उस मॉलिक्यूल में बेटा जितने भी डिफरेंट टाइप के एलिमेंट है, सबका ग्राम एटॉमिक मास का सम करना होता है। लेकिन अब देखो, जैसे जैसे फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड होता रहेगा, वैसे वैसे भैया थोड़ा कैलकुलेशन भी दिखेगी। तो इसमें मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सब निकालने के चक्कर में ना पड़ के, कुछ कंपाउंड बहुत पॉपुलर होते हैं, मतलब बहुत कॉमन होते हैं, उनका ग्राम एटॉमिक मास आपको याद कर लेना चाहिए। मैं आपको अभी एक लिस्ट दे दूंगा, और उस लिस्ट में कुछ बेसिक कंपाउंड है, उनका आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं, 20-22 कंपाउंड है कुछ, तो वो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि जब आप मोल निकालोगे ना बेटा, तो आपको हर बार इसी से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास से ही डिवाइड करना है ना। जैसे तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन करने से और क्लियर हो जाए आपको कि एक सर क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, कैलकुलेट। हाँ बोलो बेटा। सर अगर ऑक्सीजन गैस का मोल मोल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखो, ऑक्सीजन गैस है, मतलब O2 मानना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। और O2 मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल के लिए और कंपाउंड के लिए हमें उसके ग्राम मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब एक ऑक्सीजन का 16 होता है, एक ऑक्सीजन एटम का 16 होता है, 16 ग्राम। तो O2 का हो जाएगा 32, क्या होगा उसमें, 32 से डिवाइड कर देंगे। ओके। ठीक है ना। तो ये सब चीजें अभी
क्या है कि जब क्लियर हो जाएंगे, लेकिन कोई भी डाउट आए तो आप पूछिए जरूर। मतलब ये सभी बच्चों से मेरा मतलब हो सकते हो कि कोई भी डाउट आए तो पूछना जरूर है आपको, है ना। क्योंकि मैं वैसे ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि बच्चे सामने होते हैं, उनका फेस दिखता रहता है, और फेस एक्सप्रेशन से भी कई बार समझ में आ जाता है कि बच्चे को लग रहा है कोई समस्या है, नहीं समझ में आया, है ना। तो हम लोग खुद ही पूछ लेते हैं, बेटा क्या क्या दिक्कत है बताओ, तो तब बच्चा बता देता है कि हाँ सर, है ना। शुरुआत में यार बच्चे कई बार हेजिटेट करते सेकंड हैं। वाले में सर आपने यूजी लिखा है सर। ये माइक्रोन, ये सिंबल माइक्रोन का होता है, यू नहीं है बेटा, ये माइक्रोन होता है, माइक्रोन। अच्छा सर इसकी है वैल्यू 10⁻1 माइक्रोन होता है, 10⁻⁻6। ये कुछ बेसिक कन्वर्जन भी हम लोग को करने आने चाहिए। वो वही बात है ना कि जैसे जैसे आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे तो ये चीजें ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट भी होती जाएंगी। मतलब छोटी छोटी चीजें हैं सारी, तो हम लोग को अच्छा दूसरे पार्ट, तीसरे पार्ट में 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मैंने वाटर लिख दिया था, वो एक्चुअली ग्लूकोज है, C6H12O6। और लास्ट पार्ट में है 1 लीटर वाटर। तो ऑनलाइन क्लास में थोड़ा ये है कि मैं किसी का चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ, है ना। वैसे तो हम लोगों को बोला गया है कि आप लोग कैमरा ऑन करके बच्चों को बोलिए, पढ़ाइए, जिससे बच्चे को देख सकें कि क्या कर रहा है ना। लेकिन मैं समझ रहा हूँ सभी बच्चे सिंसियर हैं, तो ऐसा कोई अभी कोई मुझे जरूरत नहीं है। मुझे अगर लगा ऐसा कि कोई बच्चा गड़बड़ कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, चोरी कर रहा है पढ़ाई से, तो बात अलग है ना। उस बच्चे का पर्सनली कैमरा फिर ऑन कराया जाएगा, लेकिन जब तक ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आएगी तब तक तो मैं आप पे पूरा फेथ सर एक और है है ना। माइक्रोन वाला बता दीजिए। हाँ, ये एक कन्वर्जन लिख लीजिए आप लोग, कुछ बेसिक कन्वर्जन्स हैं। कई बार हम लोग को इस तरह के कन्वर्जन करने पड़ सकते हैं, जैसे 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम होता है 10⁻³ ग्राम। अब जैसे यहाँ लिख दिया 1 माइक्रोन ग्राम, तो माइक्रोन 10⁻⁻6 होता है ना। और कहीं लिख दिया 1 नैनोग्राम, नैनो को स्मॉल एन से लिख दिया जाता है, मतलब पढ़ते पूरा नैनो है, लेकिन यूनिट में केवल स्मॉल एन लिखा जाएगा। तो 1 नैनोग्राम मतलब 10⁻⁹ और अगर बोल दिया 1 एंगस्ट्रॉम ग्राम, तो 10⁻⁻10 ग्राम। इस तरह से 1 पिकोग्राम मतलब 10⁻⁻12 ग्राम। 1 फर्मी ग्राम, वैसे बहुत फर्मी रेयर है कि दिया जाए कभी, लेकिन तब भी पता होना चाहिए भाई, ऐसा नहीं कि आ नहीं सकता। तो ये बेसिक कन्वर्जन्स है सारे। और यहाँ पे जैसे मैं ग्राम में कर रहा हूँ, अब ग्राम की जगह एमएल भी हो सकता है। जैसे 1 मिली ml हो जाएगा 10.3 ml, फिर वो ग्राम जहाँ पे ग्राम है वहां पे ml करते चले जाना, है ना। तो बेसिक कन्वर्जन है सारी। तो कई बार हम लोग को इस तरह के कन्वर्जन्स भी यूज करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार सभी लोग जल्दी से अटेम्प्ट कर लो, और फिर मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, जिससे मुझे भी पता चलेगा भाई किसको कितना समझ में आ रहा है। तो एक बार अटेम्प्ट कर लो सभी लोग, चारों पार्ट अटेम्प्ट कर लो।
सर ये नंबर ऑफ मोल्स निकालना है कि मोलर मास निकालना है? बेटा मोल्स निकालने हैं केवल अभी। अभी केवल आपको देखो लिखा हुआ है ना, कैलकुलेट मोल्स, कैलकुलेट मोल्स प्रेजेंट ऑफ हटाओ, कैलकुलेट मोल्स प्रेजेंट इन फॉलोइंग, है ना। अगर हो जाए तो अपना सर ये फोर्थ हम में D is equal to 1 gram per ml। फोर्थ में 1 लीटर वाटर दिया हुआ है, 1 लीटर वाटर, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, ओके। उसके मोल्स बताएं, है ना। हाँ हो गया बेटा, अटेम्प्ट हो गए सभी के। सेकंड वाले में दिक्कत हो रही है। क्वार्टर वाला सर कैसे बस हो? फोर्थ वाला थोड़ा वो फोर्थ अच्छा वाला चलो कोई बात नहीं, अगर कोई पार्ट नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा ना, उसमें बिल्कुल हेडेक मतलब। तो चलो कुछ मैं पूछ लेता हूँ, अगर जिसका हो गया हो तो जैसे चलो दीपिका बता, दीपिका पहला वाला बताओ, फर्स्ट वाला, दीपिका रॉय। Yes, sir. Sir, हाँ 20.3 into 10 to the power 3 upon 23. कितना फिर से बार बताओ जरा, मैं पूरा सुन नहीं पाया। Sir, 2.3 into 10 to the हाँ power 3 upon हाँ 23. अच्छा अच्छा, तो टोटल अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 100 आ जाएगा ना। हाँ ठीक है, तो पहले पार्ट का आंसर क्या हैगा, 100 हो जाएगा। 100 आ जाएगा सर उसको हम्म सॉल्व करने के बाद। ठीक ठीक ठीक, गुड, आपने So बिल्कुल unit क्या सही बताया, करेक्ट। अच्छा, मोल मोल की यूनिट मोल ही होती है, मतलब जो भी आंसर आ रहा है उसके यस, आगे मोल में MOL ही लिख देना है, आएगा। ओके सर। है ना। अब जैसे देखो मैं थोड़ा सा करके भी बता देता हूँ, मान लो किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है तो बस देख ले, 2 मिनट देख ले वो, तो फंडा क्लियर हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में उसने वाटर का मास दिया हुआ है 2.3 kg। तो देखो सोडियम, पहली बात तो देखो सोडियम एलिमेंट है ना, सोडियम बेटा अकेला एलिमेंट है। तो इसके लिए तो हम लोग सीधे फॉर्मूला एलिमेंट ग्राम में दिया हुआ है बेटा, तो उसको बेटा आप कन्वर्ट कर लीजिए ग्राम में। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। और सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास देखो, इसका मास नंबर 23 है ना, बस उसके आगे 23 ग्राम लिख दो बस, या ग्राम नहीं भी लिखो, अंडरस्टूड है वो तो ये आप जब सॉल्व करेंगे तो कैंसिल हो रहा है, देखो ये 23 से कैंसिल, 0.1 और 0.1 इंटू 10⁻3, तो ये 100 आ रहा है ना, 100। अच्छा यूनिट लिखना चाहो तो मोल की यूनिट मोल ही होती है, तो आप सीधे MOL लिख देना, ई मत लगाना उसमें यूनिट में। तो इसका मतलब आपको
फर्स्ट पार्ट में सोडियम के मोल मिल गए 100। तो ठीक है, दीपिका ने सही बताया। अब कौन चलो आप अंकित बता दो, अंकित रोल नंबर 2 बेटा, आप सेकंड वाला बताओ। सर एक डाउट है, ठीक, एक डाउट है। सेकंड में डाउट, हाँ बोलो। फर्स्ट में डाउट है सर, ये कहना था यूनिट में कि मतलब जो मास था वो तो ग्राम्स में हुआ, तो न्यूमरेटर में ग्राम आया और नीचे भी हमने पढ़ा था ग्राम एटॉमिक मास ग्राम पर मोल में होगा, हाँ हाँ हाँ। तो पर मोल तो में आना चाहिए ना। नहीं बेटा, तो वो चौथी मंजिल ऊपर आती है ना। देखो ये ग्राम में है ना, और ये किस में है, ग्राम पर डिवाइडेड मोल, बाय मोल। तो ग्राम ग्राम हाँ कैंसिल, ठीक है, ठीक ठीक। है ना। तो वो आ रहा है चौथी मंजिल में। चौथी मंजिल में समझ रहे हो कि ग्राम के सफिक्स में तो 1 ही है, ठीक है। तो ये जो यस सर, मोल ठीक आ है। रहा है, अगर 1 2 3 4 चौथी मंजिल में आ रहा है, चौथी मंजिल पहली मंजिल से मल्टीप्लाई होती है, तो ये ऊपर आ जाएगा सबसे न्यूमरेटर में, है ना। ठीक, क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया। यस हाँ बेटा, अंकित बेटा, अंकित बताओ बेटा, सेकंड पार्ट का आंसर बताओ कितना आ रहा है। हाँ कितना, ये सुन नहीं पा रहा हूँ। 2 के आगे कितना, अंकित कनेक्शन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है। चलो कौन बताएगा, 25। बोलोगा। अब बेटा आवाज आपका सही आ नहीं पा रहा है। सृजान बेटा आप बता दो, सृजान। तो इसका नहीं समझ में आ रहा मुझको। नहीं आया। नहीं सर। 5 लाख मोल। तो मेरा आंसर 10⁻⁻6 मोल आ रहा है। 10 to the power सर मेरा 10⁻⁻6/4 मोल। अलग अलग आंसर बता रहे हो सब। 5,000 मोल। देखो 5 लाख। मैं 5 बता, -5 इसका ये आंसर किसी का आ रहा है 2.5 10⁻⁻7। यस सर। यस सर, अगर आ रहा है। 10⁻⁻6/4 को यस सिंप्लीफाई सर। कर दें तो हो जाएगा। ये सर आ रहा है ये। तो ये बिल्कुल सही है ना। सर ये अब देखो हुआ क्या है कि कुछ बच्चों ने कैलकुलेशन में गड़बड़ी करी है ना, कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुई है उनसे। देखो इस क्वेश्चन में मास जो है ब्रोमीन का वो माइक्रोन ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे मास लेना पड़ेगा किसमें, ग्राम में। तो पहले तो कन्वर्जन कर देंगे, 14 माइक्रोन ग्राम है तो माइक्रोन होता है 10⁻6 के इक्वल होता है, तो इतने ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम मोलर मास। तो ब्रोमीन ब्रोमीन के एक एटम का एटॉमिक मास होता है 80, लेकिन ये तो मॉलिक्यूल है तो दोनों का सम करना पड़ेगा, 80 इंटू 2 160 हो जाएगा। हाँ गुड। तो देखो 0 0 कैंसिल, और ये 1/4 आ गया। 1/4 इंटू 10⁻⁻6, अच्छा 1/4 होता है 0.25, 0.25 इंटू 10⁻⁶। यस और अच्छा सर, मेरा अपना 10। आंसर हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में दीजिएगा। ये आपको बता देता हूँ। हाँ सब्जेक्टिव पेपर में एक डिजिट के बाद मतलब एक 1 प्लेस के बाद डेसिमल लगाइएगा, तो उसको साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। तो उसमें 10⁻1 माइनस में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना, वो 10⁻7 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर, बोलो भाई। यस हाँ? अच्छा तीसरा थर्ड वाला कौन, अंशी बताओ बेटा, अंशी। थर्ड वाला 10 10⁻⁻2 मोल। ये आ जाएगा बिल्कुल सही, 10⁻⁻2 कह रहे हो ना। यस सर। ठीक है, बहुत सही, करेक्ट, बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही बताया अंशी ने भी। तो इसमें थर्ड वाले में क्या होगा कि सीधे आपको उसने मास दिया हुआ है, मोल निकालना है,
तो क्या करेंगे, मास डिवाइड बाई मोलर मास। मास आपको ग्राम में दिया हुआ है, और ग्लूकोज का आप जब निकालोगे ना मोलर मास तो 180 आ जाएगा। ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, 180। तो सीधे आप 180 से डिवाइड कर दो, तो ये 0.01, या फिर उसको 10 की 1 इंटू 10⁻⁻2 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो सही है बेटा आपका। और चौथा वाला को जिसको मतलब ये आप अपनी तरफ से बता दो, जिस बच्चे का आ गया है वो अपनी तरफ से बता सकता है चौथा वाला। मार्क्स इसमें 10.0 आ रहे हैं मेरा, तो सो उसके सर हिसाब समास से ग्राम में चेक करते 1000 ग्राम होगा, फिर निकालेंगे नहीं 55.5 मेरा भी हाँ, 5.5 इसका फाइनल आंसर 5.5 बता दो मुझे। 55.5 ग्राम मोल। सर 55.56। हाँ सही, करेक्ट, यही आंसर है। 55.555 आता चला जाएगा, है ना। ठीक है, सही है। जिसका भी 55.5 समथिंग आ रहा है वो सही है उसका आंसर। ठीक है, तो वो कैसे करना है एक बार देख लो, यस जैसे जिसको डाउट हो। तो मोल हो जाएगा आपका मास ऑफ वाटर इन ग्राम डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, मोलर मास, क्योंकि वाटर आपका कंपाउंड है तो ग्राम मोलर मास से डिवाइड करेंगे। अब देखो इसमें समस्या क्या है कि उसने वाटर का वॉल्यूम दिया है भाई, लीटर तो वॉल्यूम की यूनिट होती है। तो एक ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, मास इज इक्वल टू, मास और वॉल्यूम में रिलेशन होता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना। ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं पढ़ा हो। यस मास सर। इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो इससे मास से वॉल्यूम या वॉल्यूम से मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें वाटर का मास चाहिए और दिया है वॉल्यूम, तो वाटर का वॉल्यूम 1 लीटर दिया है, ठीक है, और डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। तो ऐसा करो, वाटर का वॉल्यूम ml में ले लो। 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml। और डेंसिटी तो ठीक है ग्राम पर ml में ही है। अच्छा, ml कैंसिल हो जाएगा, तो ये मास ग्राम में आ जाएगा, 1000 ग्राम, क्योंकि हमें मोल निकालने के लिए मास ग्राम में ही चाहिए होता है। तो मास हो गया 1000, और वाटर का मोलर मास आपने निकाला ही था 18, तो 1000 डिवाइड बाई 18 करोगे तो इतना ही आ जाएगा, 55.5 आ जाएगा, है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। यस मार्क्स तो फिर निकाल ये दीजिए। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अभी तो बस समझ लो कि स्टार्टिंग हुई है, आज बिल्कुल बेसिक मैंने आपको बताया। अब अगली क्लास में हम लोग मोल के एप्लीकेशंस पे बात करेंगे कि मोल से हम लोग और क्या क्या चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, या क्या क्या आपसे और पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज तुम लोग को देखो होमवर्क छोटा सा थोड़ा ही होमवर्क दूंगा, कोई बहुत ज्यादा बड़ा होमवर्क देने का कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि हम लोग ने अभी बहुत लिमिटेड ही पढ़ा है तो ना कोई अभी। DPP हाँ वही बता रहे हाँ वही मैं जा रहा हूँ। देखो, एक आपको मैं दूंगा, सबसे पहले वर्कशीट दूंगा। ये वर्कशीट नंबर 1 है। ये सर उन्होंने वक्त दिया था, लेकिन उसका शायद मेरे हिसाब से जो कोड है सर वो देना भूल गए हम लोग को, खुल ही नहीं रहा है कौन, किसकी बात कर रहे जो हैं? रफी सर से एक होमवर्क आया था DPP A1। सर मैथ्स टीचर जी मैथ का था। ये सर सर ने उसका रेजो फाइल सर पे अटैचमेंट नहीं था उसमें। दिया था। रेजो सर पे देख सकते सर हैं। उन्होंने केवल यही लिखा था कि DPP A1 हम लोग को करना है। कोड नहीं बताया अच्छा था। अच्छा, वो एक्चुअली उन्होंने होमवर्क दिया होगा आप लोगों को, यस सर। होमवर्क DPP असाइन A1 किया होगा। हाँ, क्वेश्चन DPP का कोई A1 फाइल करने को दिए। अटैच नहीं किया उन्होंने। सर उसमें हार्ड कॉपी में दिया हुआ था A1 A2 A3 ऐसे करके, शायद वही थे या मुझे पता नहीं। वो रेजो सर से डाउनलोड कर सकते हैं हम लोग लॉगिन करके DPP। हाँ अच्छा, अभी वो DPP वगैरह आप लोगों को रेजो सर से अपलोड कर लेनी होगी, या रेजो सर से देख लेना, उसमें सारी सर उस पे DPP लॉगिन नहीं हो अवेलेबल रहा है। था। लॉगिन करेंगे रेजो कैसे, सर, तो हो नहीं रहा था। यस सर। पासवर्ड अच्छा एज तो अ डेट ऑफ बर्थ होता है। उसके लिए ऐसा करना, वो जो दो मैनेजर है ना, शिवम और शैलेंद्र जी, उनसे यस एक बार सर। आप पूछ लेना।
है ना, वो आप लोग को डिटेल, जिसको भी दिक्कत हो रही हो, ओपन ना हो रहा हो, सर तो ये बता आपके दीजिए पास कि नंबर, हमें बुक्स कब लेनी है? हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी तो यस आप सर। लोग सेंटर से जाके कलेक्ट कर लीजिए, सर कभी भी है जा ना। सकते सर हैं अभी ना? बात मिल जाएगी? आप लोग नहीं जाने से पहले बात जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस समय कोविड टाइम चल रहा है ना, मान लो कि जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो उस समय अवेलेबल ही नहीं हुए वहां पे। तो एक बार पूछ ली, मतलब बात फोन से बात कर लीजिए टेलीफोनिकली कि हमें डीपीपी लेने आ रहा हूँ या आना चाहता हूँ, या सीट लेने मटेरियल, तो कितने बजे आऊँ, कब आऊँ, है ना। तो वो आपको बता देंगे उस हिसाब से, जिस टाइम भी अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो आपको, हाँ, ये मैंने एक वर्कशीट अपलोड की है, अभी आपने देखा होगा, है ना। तो यस सर। ये वर्कशीट आप लोग, इसमें थोड़े तो सिंपल से क्वेश्चन है, आपको मास दिया हुआ है, मोल निकालना है, इस तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, और एक मैं आपको मोलर मास की लिस्ट दे रहा हूँ। वैसे मैंने पीडीएफ भेजा था, लेकिन आपके नोट्स जो है उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। तो ये आप लोग इनको याद कर लीजिएगा, इनके मोलर मास मतलब कि एक बार देख लीजिएगा, देखने से ही आधे से ज्यादा तो देखने से ही याद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज होंगे मोलर मास वगैरह। ठीक है, और कोई पूछना चाहे तो, कोई डाउट, कोई समस्या तो पूछ सकते हो। सर इसको अलग दूसरी कॉपी में करना है ना? नोट्स दो कॉपी आप बना लो, मेन दो ही कॉपी की जरूरत पड़ेगी। एक नोट्स के लिए बना लो, और एक बना लो आप होमवर्क के लिए, है ना। तो सर जो आपने ये वर्कशीट दी है इसे हमें दूसरी कॉपी में करना है ना? हाँ, जैसे, हाँ, ये मैंने वर्कशीट जो दी है, इसको होमवर्क वाली कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो सारा होमवर्क एक ही जगह रहेगा, तो आपके लिए भी इजी रहेगा वो। ठीक है, ओके सर। तो ये वर्कशीट गूगल क्लासरूम में मिलेगी? या फिर ऐसा कर सकते हो कि वर्कशीट वाला होमवर्क आप क्लास नोट्स में ही ऐड कर सकते हो, और आपको जो सीट का होमवर्क आज मैं नहीं दे रहा हूँ, पहले आप लोग मटेरियल वगैरह कलेक्ट कर लो, नेक्स्ट वीक से दूंगा। सीट और डीपीपी अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगले वीक से मैं देना स्टार्ट कर दूंगा सीट और वर्कशीट भी। ठीक है, तब तक आप लोग कलेक्ट कर लो, है ना। तो ये मैंने देखो ऐड कर दिया, ये मोलर मास आप लोग देख लीजिएगा। ये कंपाउंड जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड है उनके मोलर मास मैंने एक लिस्ट के फॉर्म में दे दिए हैं। इतने कंपाउंड के आपको याद होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब 11 12 दोनों क्लास पूरे 2 साल के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको इतने कंपाउंड का मोलर मास अगर याद है तो 1% दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको हर बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी बस आज की क्लास में इतना ही है। ये वर्कशीट एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे हम लोग करेंगे एप्लीकेशन। ठीक है, यस सर। ओके सर। चलो अच्छा, ठीक है। आपको उस फॉर्मूला के वो भेज दिया व्हाट्सएप पे, प्लीज हाँ, सर क्या चीज गूगल कह रहे हो? क्लासरूम का कोड बता दीजिए। तो वो क्या होता है, मैंने आपको वो भेजा एक फॉर्मूला वाली फोटो आपने बोली थी ना। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, किसी को गूगल क्लासरूम चाहिए तो वो व्हाट्सएप में मुझसे ले लेना, ठीक है, मुझसे मांग देना, मैं दे दूंगा। ठीक। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक ठीक है, आप लोग फिर लीव कर सकते हो, है ना। सर आज ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, सर ओके, गुड नाइट।